हेलो दोस्तों, कानून मित्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आयुष्मान रैना। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि FIR क्या होता है और पुलिस के द्वारा FIR दर्ज न करने पर किसी व्यक्ति के पास क्या उपचार उपलब्ध है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में अपराध दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई भी आपराधिक घटना घटित हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति के साथ यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसे उपचार के लिए न्यायालय के समक्ष जाना पड़ता है, न्यायालय से उपचार मांगनी होती है और न्यायालय द्वारा वो प्रदान की जाती है, किंतु उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, जिसके कारण उनको परेशानी होती है। उसी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा इस YouTube चैनल के माध्यम से विधिक जानकारी को साझा किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि अपराध किसे कहते हैं। अपराध विधि के द्वारा दंडनीय कार्य है, क्योंकि यह अधिनियम द्वारा निषिद्ध किया जाता है या लोक हित के लिए हानिकारक है। कोई अपराध सर्वकालिक नहीं होता है, यह देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस कार्य को अपराध कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के साथ आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात उसके पास उपचार प्राप्ति हेतु दो माध्यम होते हैं। प्रथम तो वह संबंधित थाना या निकटतम थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR दर्ज करवाए, जो CRPC की धारा 154 के तहत की जा सकती है। अन्यथा न्यायालय के समक्ष वह परिवाद धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल कर सकता है। लेकिन इस अंक में हम केवल मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR के संबंध में जो भी कानूनी पेचीदगियां होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। FIR किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें इसे जानना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर FIR को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार किसी थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध की दी गई प्रथम सूचना FIR कहलाती है। अब यहाँ सामान्य जन के लिए एक परेशानी उत्पन्न होती है कि ये संज्ञेय अपराध क्या है, क्या सभी अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम बता दें कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में संज्ञेय अपराध की परिभाषित किया गया है संज्ञेय अपराध को, और उसके अनुसार संज्ञेय अपराध ऐसे गंभीर प्रकृति के अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कौन से अपराध संज्ञेय अपराध हैं और कौन सा अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है, यह जानने के लिए हमें दंड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची को देखना होता है, और उस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता में वर्णित सभी अपराधों के संबंध में बताया गया है कि कौन सी अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और कौन से अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त यदि किसी अन्य अधिनियम में किसी अपराध का वर्णन किया गया है तो उस स्पेसिफिक या उस विशेष कानून के अंदर ही उस अपराध के संबंध में यह बताया जाता है कि वह संज्ञेय है या नहीं है। इसी तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2ठ के अंदर असंज्ञेय अपराध की परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है इस प्रकार के आपराधिक मामलों में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G एवं 2ठ के अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल मात्र संज्ञेय अपराध के संबंध में ही पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है पुलिस को, तो ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज न करके CRPC की धारा 155 में वर्णित प्रावधान का अनुपालन करते हुए असंज्ञेय अपराध के लिए थाने में रखे हुए रजिस्टर में उसे दर्ज किया जाता है तथा संबंधित व्यक्ति को अर्थात सूचना देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। केवल मात्र संज्ञेय अपराध के लिए ही FIR दर्ज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस ऐसे मामलों में FIR दर्ज नहीं करती है। एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है हमारे सामने कि प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR लिखित या मौखिक किस प्रकार से दी जा सकती है। तो यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि FIR की सूचना मौखिक या लिखित किसी भी प्रकार से दी जा सकती है। यदि लिखित रूप से FIR दर्ज करवाया जाता है, थाने में दिया जाता है, तो थाने का भार साधक अधिकारी उसकी एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी व्यक्ति के द्वारा मौखिक रूप से दी जाती है तो थाने के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उसे लेखबद्ध करेगा और सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा।
अगर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज न किया जाए तो शिकायतकर्ता के पास क्या उपचार है? इस संबंध में हम देखते हैं कि प्रथम उपचार के रूप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(3) में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना किसी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है और वह एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो ऐसे परिस्थिति में सूचना देने वाला या व्यथित व्यक्ति अपराध की सूचना सार रूप में डाक द्वारा उस थाने से संबंधित एसपी या उस क्षेत्राधिकार से संबंधित एसपी पुलिस अधीक्षक को डाक से भेज सकता है या व्यक्ति से मिल करके उन्हें दे सकता है और पुलिस अधीक्षक एसपी ऐसी इत्तला पर स्वयं मामले का अन्वेषण करेंगे अथवा अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को इस संहिता के द्वारा वर्णित रीति में अन्वेषण किए जाने का निर्देश देंगे और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समान सभी शक्तियां होगी। वह भी अन्वेषण करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष चार्जशीट या आरोप पत्र समर्पित कर सकता है। द्वितीय उपचार के रूप में सूचना देने वाला व्यक्ति उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में वह थाना आता है। न्यायालय यदि उचित समझती है तो थाने को उस संबंध में अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। यदि इसके पश्चात भी सूचना देने वाले व्यक्ति को उपचार प्राप्त नहीं होता है तो वह उस मामले के संबंध में दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 200 के तहत परिवाद पत्र दाखिल कर सकता है। एफआईआर कौन लिखा सकता है? इस संबंध में स्पष्ट रूप से संहिता कहती है कि व्यथित व्यक्ति अथवा कोई भी व्यक्ति जो घटना का गवाह हो या जिसे घटना की जानकारी हो वह एफआईआर दर्ज करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र पीड़ित या व्यथित व्यक्ति ही एफआईआर दर्ज करवा सकता है। एफआईआर में कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण होती है जिसे दी जानी चाहिए? सर्वप्रथम तो यह बताना चाहिए कि एफआईआर आप किस क्षमता में दे रहे हैं, यानी पीड़ित व्यक्ति हैं, गवाह हैं या आपको घटना के संबंध में कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है। अपराध का दोषी कौन है? अपराध किसके खिलाफ किया गया है? अपराध होने का समय क्या था? अपराध कौन सी जगह पर हुआ? अपराध किस तरीके से हुआ? अपराध के समय कौन गवाह थे? अपराध से होने वाला क्या नुकसान हुआ? इस सब चीजों की जानकारी आपको एफआईआर में अवश्य रूप से देनी चाहिए। अगर आप एफआईआर दर्ज करवाते हैं उस समय आपको अपराधी की नाम की जानकारी नहीं होती है तो आप अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। एफआईआर में दी जाने वाली सूचनाओं के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त किया। इसके बाद हमें यह जान लेना आवश्यक होगा कि एफआईआर घटना के तुरंत बाद लिखवा देनी चाहिए। यदि सूचना देने में कोई विलंब होती है तो उस विलंब का कारण भी हमको एफआईआर में अवश्य रूप से बताना चाहिए, अन्यथा एफआईआर संदेहास्पद हो जाता है। एफआईआर से संबंधित कुछ मुख्य न्याय दृष्टांत को हम समझेंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2003 क्रिमिनल जनरल 552। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है कि एफआईआर दाखिल करने की कोई समय सीमा नहीं है, अतः मात्र विलंब से एफआईआर दर्ज करने से अभियोजन केस को खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरे केस लॉ जिसमें स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज चौधरी भजन लाल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है कि जब संज्ञेय अपराध की कोई इतला पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है तो उसे अनिवार्य रूप से ऐसे मामले को रजिस्टर करना होगा और कानून सम्मत कार्रवाई करनी होगी। धर्मेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1998 क्रिमिनल जनरल 2064 सुप्रीम कोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है कि एफआईआर घटना का संग्रह ग्रंथ नहीं है। यदि पल पल का विवरण नहीं दर्शाया गया है तो इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि ऐसी घटना घटी ही नहीं थी। आशा करते हैं कि कानून मित्र का यह अंक आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कानून मित्र के अगले अंक में हम जानेंगे कि परिवाद पत्र के माध्यम से कोई आपराधिक घटना की सूचना न्यायालय में कैसे दाखिल की जाती है और उसके संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है। परिवाद दाखिल करते समय किन बातों की सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि यह अंक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कानून मित्र के माध्यम से दी जाने वाली कानूनी जानकारियों से आप लाभान्वित हो पाएं। धन्यवाद।